मनीष राज खबर तक में आपका स्वागत है। मैं अभी अजगरी पंचायत के बजरंग चौक पे स्थित हूँ, जहाँ पे कुछ विद्यार्थी लोग हैं। चलिए इनसे कुछ सवाल करते हैं। अभी चुनाव का मुद्दा जो चल रहा है उसी पे। अभी जो चुनाव आने वाला है, इसमें आप लोग किसका सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हम लोग भाजपा सरकार के कामों से प्रभावित हुए हैं और मोदी जी का जो काम है उद्देश्य के हर एक कोने में हो रहा है, चाहे वो मोतिहारी हो, बेतिया हो, चाहे एक छोटा सा अजगरी गांव हो, सब जगह पे विकास दिख रहा है। इसलिए हमारा सपोर्ट पूरी तरह से भाजपा को। अभी आपने बोला कि मोदी जी के द्वारा बहुत सारा विकास का काम हुआ है। आपके सामने जो सड़क दिख रही है वो अभी पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है, वहाँ विकास कहाँ गया? देखिए, सांसद का जो कार्य है उस सांसद के फंड से होता है और जो विधायक का कार्य है वो विधायक के फंड से होता है। तो पहले तो ये जानना होगा कि ये रोड सांसद का है कि विधायक का है, और ये रोड विधायक का है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण होता है। ये जो रास्ता जा रहा है ये सिसवा में जाता है, जहाँ अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जो आए हुए थे, क्या उनके लिए भी तो ये रोड बन सकता था? अगर नेता को आना होता है तो रातों रात रोड बन जाता है, और जनता के लिए रोड क्यों नहीं बन पाता? देखिए, किसी भी रोड को बनाने के लिए पूर्व में बजट आता है। उस बजट में अगर उस सड़क के लिए प्रावधानित राशि जारी की जाती है तो सड़क बनता है। और बात रहा जहाँ तक मुख्यमंत्री के आने का, तो उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर विशेष व्यवस्था की जाती है जो जिलाधिकारी के द्वारा की जाती है। इसीलिए मुख्यमंत्री के आने से पहले चहुओर व्यवस्था को सही करना पड़ता है। आप भाजपा के किन कामों से खुश हैं? 3 काम से मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ। 370 धारा, राम मंदिर और सीसीए के। अभी लोग कहता है कि जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहाँ से 3 किलोमीटर दूर राम मंदिर जो बना है, तो ऐसा क्यों हुआ? राम मंदिर बनने से कितना लोगों का रोजगार मिला है, देखिए, क्या फायदा हुआ है? अब राम मंदिर लोग चिल्ला रहे हैं। बताइए, राम मंदिर चिल्ला रहे हैं, राम मंदिर बनने से कितना लोगों का रोजगार है, कितना लोगों का फायदा है? राम मंदिर बनने से कोई भी मंदिर बनता है। राम मंदिर बनने से वहाँ के लोगों को रोजगार बनता है तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, होटल, ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, वहाँ पे जो पूजा के लिए सामग्री बेचता है, स्टैंड, गाड़ी स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, साइकिल स्टैंड, ये सारे लोगों को रोजगार मिला है। चोर को भी रोजगार मिलता है। चलिए, अच्छा, वहाँ उससे तो देश विकास नहीं करेगा। चलिए, देश को विकास करने के लिए क्या चाहिए? राजस्व चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि अगर होटल का बुकिंग होता है तो सरकार को राजस्व नहीं जाता है? आती है। तो अगर उतने थोड़े से तो नहीं होगा। तो देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, नदी जाके समुद्र बना देती है। वैसे ही और राम मंदिर में पहले दिन आप 1 सप्ताह के अंदर 700 करोड़ से ऊपर का चंदा आया था। ठीक है, मंदिर का चंदा सरकार लेती है क्योंकि ट्रस्ट बनाती है, तो मंदिर से देश का विकास होता है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। राम मंदिर में जो ट्रस्ट बना है उसमें कितना रुपया आया, इसका क्या सरकार ने कभी बताया है कि कितना चंदा आया है, कहाँ से आया है? राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हुआ, आप जाके देखिए, गूगल कर सकते हैं। इसके लिए उसमें बताया गया है कि इस जितनी राशि आई है उस राशि के इंटरेस्ट से मंदिर का निर्माण हो गया है, मूल राशि को खर्च नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल या कोई यूनिवर्सिटी भी बनाया जा सकता था। राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या में दशरथ जी के नाम से हॉस्पिटल बना हुआ है, मंदिर से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ भी तो बनाया जा सकता था। अब जिस जगह से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, क्या और जगह जमीन नहीं है जहाँ पे हॉस्पिटल बन जाए? लेकिन राम जी का जन्म उसी स्थान पे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जब साबित होता है तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल खुलने का सवाल तो फिर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मंदिर क्यों बनाया गया? अब ये बात, वहाँ जन्म हुआ है तो वहीं मंदिर बननी चाहिए ना। ये बातें तथाकथित हैं। मंदिर का जो एरिया है वो इतना बड़ा है कि 3 किलोमीटर दूर जो बता रहा है उससे पूछिए कि एग्जैक्ट राम जी का जन्म कहाँ हुआ था। वही लोग तो ओरिजिनल में विरोधी थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं राम मंदिर को लेके, क्या उसके अलावा और कोई मुद्दा दिख रहा है? इन लोग के तो राम मंदिर का एक मुद्दा है वोट मांगने का। सबसे अच्छा तरीका है, राम मंदिर बनवा दिए, उस पर वोट मांग लिए। 370 हटा दिए, उस पर वोट मांग लिए। युवा रोड पे घूम रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर बन गया, वोट मिलना चाहिए, सरकार बनना चाहिए। इन लोग का तो यही। ये तो बात सही है कि रोजगार बहुत कम मिला है लेकिन बहुत कम मिला है। जो कहता है लोग कि अभी बिहार में बीपीएससी के तहत जो टीचर का बहाली हुआ है
जो 70 हाँ, अब बात रहा तो 17 महीना में मुख्यमंत्री कौन था, इस बात को जानना पड़ेगा। घर में बाप डिसीजन लेता है कि बेटा डिसीजन लेता है? तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो डिसीजन कैबिनेट का हेड मुख्यमंत्री होता है। के काल में कभी पेपर लीक नहीं हुआ, और जब फिर नीतीश बाबू जैसे ही नीतीश बाबू गए बीजेपी में पेपर लीक शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल पेपर लीक नहीं हुआ, TRE-2 में इस कदर साजिश हुआ कि बिहार के बच्चों को 1 नंबर 2 नंबर से छांटा गया है। बिहार के बच्चे का अगर 91 नंबर है तो कटअप 93 जाता है, बिहार के बच्चों का 75 नंबर है तो कटअप 76 जाता है। आखिर ये हुआ कैसे? अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि बाप बाप होता है, तो क्या उस जब नीतीश कुमार को आरजेडी में शामिल होने के पहले ही वो भी तो ये चीज़ नौकरी निकाल सकते थे। अब आपको बताते हैं शिक्षक बहाली। बिहार में अभी वर्तमान में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, अगर 10,000 15,000 का आंकड़ा को हटा दिया जाए तो बाकी सारे शिक्षक नीतीश कुमार के समय के ही हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे। 2000 अभी से लेते हैं 2019 के बाद से 2019-20 में बहाली आया 1.5 लाख के आसपास, और जो TRE-1 का बहाली हुआ, छठा चरण जिसको बोला जाता था 2019 और 20 के बहाली को, जो 2022 तक हुआ, उसके बाद उसमें जो बैकलॉग की सीटें थी उसको TRE-1 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट से पास करा के सरकार ने बहाली किया, और उसके तुरंत बाद उसकी बची हुई सीटें और कुछ नए सीटों को सृजित करके 30,000 के आसपास नया सीट सृजन हुआ। बाकी बैकलॉग की सीटें ही हैं, उसको TRE-2 में शामिल किया गया, और TRE-2 पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। और TRE-3 में क्वेश्चन जो लीक हुआ वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस चीज़ पर सरकार पर निश्चित रूप से उंगली उठनी चाहिए, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेपर लीक को लेकर कानून बनाया है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि परीक्षा में किसी प्रकार की पेपर लीक नहीं होगी। आपके बगल में जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ भी पेपर लीक हुई थी अभी बिहार यूपी पुलिस की, उसके बारे में क्या कहें? सारे पेपर लीक जो हो रहे हैं पूरे भारत में, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बिहार के नालंदा जिले से है। आप तो उसी वहाँ उंगली उठा रहे हैं, जो विश्व का पुराना धरोहर, पुराना यूनिवर्सिटी है, आज वहाँ आप उंगली उठा रहे हैं। तो जो गलत है उसको गलत बोलना गलत नहीं है, इस चीज़ में सुधार होना चाहिए। अगर पेपर लीक होता है तो सरकार को सबसे पहले जो विद्यार्थी एग्जाम में उपस्थित हुए हैं उसको उसका हर्जाना देना चाहिए। जो राशि बच्चे खर्च करके एग्जाम देने जाते हैं उसको कम से कम उसका मुआवजा दे। जैसे बाढ़ आता है, क्षति होता है, फसल का तो रुपया मिलता है, वैसे ही अगर विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, सबसे पहले तो व्यवस्था को पारदर्शी बनाइए कि भाई क्वेश्चन लीक ना हो। अगर क्वेश्चन लीक होता है तो ये हमारे युवा साथियों के साथ, जो पढ़े लिखे साथी हैं, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। यहाँ पे तो आप सरकार का निंदा कर रहे हैं इस बात के। बिल्कुल, जहाँ सरकार गलत है, ऐसा नहीं ना कि हम सरकार के सारे चीज़ों से प्रभावित हैं, हाँ, लेकिन 99% चीज़ से प्रभावित है, 1% कमी तो किसी में भी रह जाती है। आपके अपने जो पंचायत है, जहाँ आपका घर है, वहाँ पे क्या सुविधाएं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मिलती है? देखिए, वर्तमान में पूरे भारत में एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री द्वारा अन्न योजना करके एक योजना चल रही है, जिसमें पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, नल जल से पानी आता है। आपके यहाँ नल जल का पानी आता है? जी, नल जल का पानी आता है, और उसके बाद बिजली 24 घंटे, सड़क पूरी तरह से सही है, शिक्षा मिल रही है, और भी विभिन्न प्रकार की सरकारी योजना जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, ये सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की है, जो आज से 10 साल पहले हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज सब मिलती है। हाँ। उसके बाद इंदिरा आवास है। अगर मान लीजिए कि इंदिरा आवास तो पहले से भी आ रही है। तो इंदिरा आवास की राशि उस समय कम थी, 2014 के बाद राशि में अचानक से वृद्धि हुई है, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री योजना आता है 2000 रुपये का। हाँ, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आता है, जो किसानों के खाते में आता है, जिसमें साल में 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है, 3 किस्तों में आता है 2-2 हज़ार रुपये। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारे देश के किसान आर्थिक रूप से सबल नहीं है, और वजह यह है कि अगर उसमें भी प्रावधान है कि 5 एकड़ या 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए। जो उच्च श्रेणी के किसान हैं उनको ये योजना का लाभ नहीं मिलता है, जो गरीब हैं उनको दिया जाता है। ये बात कहाँ तक सत्य है? कौन सी बात? यही जो गरीब किसान है उन्हीं को मिलता है, जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं उनको नहीं मिलता है। अब देखिए, 5 एकड़ का सीमा है, अगर उस सीमा को जो आगे क्रॉस कर जाए तो उसको इस योजना का लाभ नहीं है। तो उसको क्या विकास हुआ है?
70 साल में बहुत विकास हुआ है। देखिए उस अभी तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में हर चीज़ पर महंगाई है। आप जिस चीज़ लीजिए उसमें GST आपको देना है, हैं? अभी के डेट में एक गरीब आदमी आपको 1000 रुपये में गैस लेता है, बताइए वो कहाँ से? पहले सरकार उसको 400-300 में गैस देती थी, अब 1000 रुपये में गैस मिल रहा है। 2009 में कैसे थे गैस बताओ? 2009 में उस समय गैस वहीं 400 कुछ के करीब में था, 450 के लगभग में। गूगल करके देख लो, अरे देख लीजिए ना। जब से बीजेपी सरकार आया तो 2009 में आप कितना कमाते थे? अरे 2009 में उस समय देखिए महंगाई भी नहीं था, तो अभी महंगाई था, अब तो महीना तो बढ़ गया है ना। आप अभी 10,000 रुपया से 12,000 रुपया महंगाई मुद्दा बन गया। 2014 से पहले तेरे बारे में उस कदर महंगाई थी कि हमको 5 रुपया पर आफत था और आज 500 पे आफत नहीं है। और रहा बात गैस का, तो सुनिए उस टाइम जो मजदूर कमाता था उसका इनकम 200 रुपया था। उस टाइम भी पर डे 200 रुपया 2 दिन कमाता था तो 1 दिन गैस उठाता था। आज भी मजदूर 500 रुपया कमाता है और 1000 रुपये का गैस उठाता है और 300 रुपया सब्सिडी पाता है। कहाँ 300 पर सब्सिडी? और बताइए, अमीरों को 78 रुपये मिलता है सरकार, 78 उज्ज्वला योजना से जिनको भी गैस मिला है उसको 300 रुपये 300 के लगभग में उज्ज्वला योजना से रुपया आता है। अरे गैस ही मुद्दा नहीं है, हर एक चीज आप देख लीजिए ना, बताइए ना। हर एक चीज ऐसा कोई पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, क्या चीज, सब चीज पे महंगाई है। आप तो देखिए ना। रहा बात पेट्रोल डीजल का, गाड़ी अब कितना बंद कर दिए। पेट्रोल डीजल का, तो पेट्रोल डीजल का जो तय होता है रेट, वो वैश्विक रूप से तय होता है, ना कि भारत में उपजता है और भारत सरकार उस पर टैक्स लगा देती है। ऐसा नहीं है। सरकार थी उस समय, सरकार उस समय भी लाती थी। हाँ, उस समय भी गैस लगभग 72-75 के पेट्रोल डीजल 72-75 के आसपास चला गया था। 50 75 रुपये 75 रुपये 10 साल में 72 से 75 रुपये गैस का रेट था। अच्छा, तो अभी कहाँ? और उस टाइम भरवाने वाले 100 लोग थे और आज 10,000 लोग हैं। तो जनसंख्या उस समय 125 करोड़ था और 140 मोदी जी के राज में जितने भी बच्चे पैदा हुआ है उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है। अभी 9 साल से 10 साल से छोटे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कोई मुद्दा थोड़ी है। ड्राइविंग लाइसेंस जब वो बड़ा होगा 18 10 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता है। सारे लोग गाड़ी चला सकते थे। अरे गाड़ी चलाने के लिए उसको रोक थोड़ी है। 18 साल के बाद वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लेता है। भाई, तो गाड़ी लेने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए ना। तो बिना 18 के गाड़ी नहीं मिलेगा ना आपको। जाइए एजेंसी में। तो इस चीज को मानिए, 2014 में भारत में कितनी % गाड़ियां थी और आज कितनी % गाड़ियां है। और सरकार टैक्स उसी चीज पर लगाती है। देश में 140 करोड़ की आबादी है, अगर टैक्स नहीं लगेगा तो देश के 140 करोड़ लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? इसलिए रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स ज्यादा लगाई जाती है। आप अभी बता रहे हैं पेट्रोल और डीजल का, तो किसान का तो पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं, उसको डीजल से लेना देना है। अगर वो डीजल ना रहे तो वो खेती कहाँ से करेगी? पेट्रोल डीजल से लेना देना है आपको। अगर पानी पटाना खेत में तो डीजल से तो लेना है, किसान को तो डीजल से लेना ही है। अगर उसको डीजल ना रहेगा तो खेती कैसे करेगी? ना पानी पटा पाएगा, ना ट्रैक्टर से उसका खेती होगी। तो अगर डीजल सस्ता होती है तो क्या इससे किसानों को बेनिफिट नहीं होगा? चलिए, हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार सरकार की योजना है डीजल अनुदान। अगर किसान डीजल जितना जलाता है उस पर सरकार अनुदान देती है। तो ये तो बिहार सरकार की है। जब ये कब हुई, लागू हुई थी? ये नीतीश जी के ही राज में लागू हुई है। नीतीश का सरकार तो 15 साल से है। तो उसमें भी तो वो RJD से मिले हैं, बीजेपी में गए, तो वो कब हुई थी? पलटू चाचा है, पलटू चाचा, कभी इधर कभी इधर। नीतीश जी तो अपने जगह पे फिक्स हैं, बाकी 2 पार्टियां इधर उधर जाती है। जब बीजेपी में थे तो RJD का बुराई, और जब RJD में थे तो बीजेपी का बुराई। ये तो है कि बीजेपी वाले लोग कुछ दिन पहले RJD की बुराई करते थे तो साथ साथ नीतीश जी की भी बुराई करते थे। आज नीतीश जी चले गए तो क्या वो साफ वॉशिंग मशीन में धुल गए? लोगों का ये कहना है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। उसमें थे तो नीतीश जी बड़ी अंडसंड बोलते थे। एक बार याद होगा कि विधानसभा में क्या बोल दिए थे विधान परिषद में। तो संगत भाजपा में शिष्टाचार है, डिसिप्लिन है, इस चीज को आप मानिए। और यहाँ पे आने के बाद नीतीश जी एकदम जो बच्चा अगर बचपन से शिष्टाचार 17 महीने के लिए अगर चला गया तो क्या वो बिगड़ जाएगा? एक बात बताइए ना, किसमें शिष्टाचार नहीं है? कौन सा पार्टी में, कौन सा पार्टी गाली देता है आपको? मीसा भारती का कल चुनाव का प्रचार था, उसमें ऑर्केस्ट्रा का डांस हुआ है रोड शो में। ये तो संस्कार है। भाजपा के किसी कैंडिडेट को बताइए जो ऑर्केस्ट्रा नचवाता है। भाजपा का करने तो खुद ऑर्केस्ट्रा वाला, तो वो क्या बोलाएगा? कौन ऑर्केस्ट्रा नचवाता बताइए? अरे निरहुआ है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है।
तो वो नेता ना है, कभी अपने चुनावी भाषा में बार वाला को डांस नहीं ना करवाता है गाना सड़क गा पे। गा के आज ही लोगों को दिक्कत है। कल परसों ही गा रहा था मरून कलर सड़िया गाना। हाँ। गाना सुनने वाले लोग उसका- इसको सर्च नहीं करेगा। उसका पेशा है कलाकारी। अब देखिए बात रहा अमरपाली दुबे का, तो हमको हम प्रचार करवाएंगे, किसी ना किसी के अकेले तो प्रचार हो नहीं सकता है, क्योंकि लोकसभा है भाई, 15 लाख 20 लाख जनसंख्या को वही चीज़ है। टच गाने का करना बहुत है। सारा तरीका है, ये थोड़ी है जो लोगों का गाना गा के आप मनोरंजन कराइएगा। ऑर्केस्ट्रा का आप बात कर रहे हैं तो ये भी आप मानिए कि बीजेपी वाले भी ये चीज करते हैं। नहीं नहीं, तो पहले रवि किशन लहंगा से रिमोट उठाते थे। नहीं तो रवि किशन का वो पेशा है, कलाकारी पेशा है। अब चुनाव प्रचार में रवि किशन कभी गा दिए हैं क्या? सांसद क्यों है, जब पेशा है तो वो काम करे, अपना नहीं, पेशा वाला तो काम करे। भारत में तो यही है कि अनपढ़ व्यक्ति भी सांसद मंत्री विधायक बन सकता है। यही तो संविधान की खूबसूरती है। आप जो बोले हैं कि आम्रपाली दुबे एज ए फ्रेंड गई थी, तो फिर फ्रेंड गई थी तो वहाँ ये गाना नहीं होना चाहिए था ना। गाना गाने गाने गई थी क्या? वहाँ पे अरे फ्रेंड को यार, बुलाया गया था, आइए गाना गाइए। वो तो सिंगर, वो क्या कहते हैं कि लोगों को कलाकार पता है, वो जाएगी तो गाना। वही बात है ना। तो आप जो गया तो उसको कलाकार तो मीसा भारती तो डॉक्टर है। मीसा भारती 50 लोग लगे, वही पे स्टेज प्रोग्राम होता, कोई 20 नहीं छके ना था। छक्के था, कैसे छक्के था? 20 मीसा भारती डॉक्टर है, और चुनाव जीतने के लिए कल देखिए ट्विटर पे वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पे, ऑर्केस्ट्रा नचवाने की क्या जरूरत पड़ गई? बिहार के लोग ऑर्केस्ट्रा का नाच देख के वोट कर देंगे, इतना माने हम लोग अनपढ़ गंवार जाहिल है। हम चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोग नीतीश जी का राज में राजकीय मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं। नीतीश जी तो अभी थे आरजेडी में, तो बता रहे थे बीजेपी चोर है, अब आ गए बीजेपी में, तो मतलब बीजेपी बड़का साधु हो पार्टी। गया। कब से बताते हैं। हैं? नीतीश जी के बारे में अभी आप बात कर रहे थे कि बीजेपी के पहले जो आरजेडी में थे तो बीजेपी वाले लोग कहते थे कि नीतीश कुमार खराब हैं, कुछ भी बोल देते हैं क्या, और वही बीजेपी में जाते हुए सुधर जा रहे हैं? अरे उनका काम है पार्टी बदलना। अभी ये लोग समझ रहा है जो बीजेपी में है, आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं नीतीश चाचा, वो फिर आरजेडी में भी जा सकते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब पार्टी अस्तित्व बदलना खत्म हो जाएगा, उनका अस्तित्व उनका खत्म हो जाएगा, कोई नहीं मिला रहा है उसे। और जब जिस पार्टी का सरकार रहता है, जो सत्ता पक्ष में रहती है, उसका काम ही होता है कि विपक्ष का विरोध करे। तो इस चीज को आप मानते हैं कि नीतीश कुमार पलटू चाचा हैं? नीतीश चाचा मानेंगे, पलटू नहीं है, ये लोग अभी नहीं मानेगा। वो कैसे मानेगा? बिहार का विकास देखते हैं, उनको पता लग गया कि TRE 2 में घोटाला हो गया, बस वो पलट दिए सरकार और भाजपा के साथ। और नीतीश चाचा पलटू नहीं है, नीतीश चाचा हर कदम बिहार के लिए सोचते हैं। अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले 8 बार हो गया है। तो बस बिहार की जनता उनको चाहती है। इसके पहले भी जो मेजोरिटी था वो तो भाजपा और JDU के गठबंधन को ही इस मिला बार उनको था। पता चल जाएगा कितना जनता चाहती है और कितना नहीं चाहती है, इस बार पता चल जाएगा नीतीश जी को। तो वो डिसीजन जनता का है, जो 4 और तारीख को जनता का इंतजार डिसीजन कीजिए। हमेशा सरकार स्वीकार करेगी, चाहे पार्टी कोई भी हो। जब लोकतंत्र में जनता को जो अधिकार है मत देने का, वो अपने विवेक से मत करेगी। लेकिन मेरा कहना रहेगा कि अब की चूक हो गई तो हमेशा झूलते रह जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि जैसे कहता है लोग कि 70 साल में हमने रेल बहुत सारा चीज़ का कांग्रेस ने विकास किया है, जैसे इसरो हुआ और भी बहुत सारे संस्थाएं जो कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? चलिए, अगर 70 साल से हम ही काम कर रहे हैं, आप कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर सत्ता कैसे पाएंगे? इसरो बना, DRDO बना, पहले के अपेक्षा उसमें कितना डेवलपमेंट आज के डेट में है। सरकार इसरो को कितना फंड देती है, DRDO को कितना देती है, HAL को कितना देती है, भारतीय रेलवे को कितना देती है। इस बजट को देख लीजिए एक बार, आंखें खुल जाएगी। अभी जो अग्निवीर की आ रही है, अग्निवीर का जो वैकेंसी निकल रहा है, उसमें क्या अभ्यर्थी लोगों को क्या उससे फ़ायदा और क्या नुकसान है? उससे अभ्यर्थी को बहुत सारा नुकसान है। मानते हैं 4 साल आप जॉब करा के उसको वापस कर देंगे घर, तो आके 4 साल के बाद क्या करेगा? आप बोलते हैं जो 10% आरक्षण लो, उसका एज जब बीत जाएगा तो वो क्या करेगा? कहीं तो जाकर प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा ना उसको पेंशन मिल रहा है, ना उसको शहीद का दर्जा मिल रहा है। अभी जो हाल फिलहाल में एक हरियाणा में हुआ था, एक अग्निवीर मरा था, उसको शहीद का दर्जा नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस से उसको घर भेज दिया गया। सुसाइड किया था वो, सुसाइड नहीं, शहीद नहीं हुआ था, सुसाइड किया हुआ था। था। नहीं शहीद नहीं हुआ था, सुसाइड किया था अपने रूम में, सुसाइड किया था। आप खोल के देख सकते हैं, उस समय मरने के बाद भी नहीं सुसाइड किया था। आप देखिए खोल के। आपके यूनिट में अगर मर गया तो नहीं तो सुसाइड में परमानेंट आर्मी अगर रहता तो शहीद नहीं बोल सकते लोकेश जी। आप सब देखिए,
उसको सही नहीं, वो सुसाइड किया था, आप देखिए खोल के। नहीं, सुसाइड नहीं किया था। सुसाइड किया। शहीद का दर्जा उसी सैनिक को प्राप्त होता है जो दुश्मनों से लड़ते हुए जिसका प्राण शरीर से निकल जाता है। और जैसे बता रहे हैं कि वो अग्निवीर का जो जवान थे उन्होंने सुसाइड किया था, ये चीज़ सही है, मीडिया में आप जाके देखिए। और अग्निवीर, जहाँ तक अग्निवीर योजना का बात रहा, 4 सालों के लिए है, ठीक है। हम युवा हैं, हमको भी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सरकार से मतभेद, माने सरकार के इस योजना से मेरा नाराज़गी है, नाखुश है। लेकिन आप किसी भी परमानेंट नौकरी में जाने के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना में ये प्रावधान है कि आप नौकरी के साथ साथ, देखिए मिशन है जो मेरा, हाँ नौकरी हो जाए, पढ़ता है किस लिए आदमी, नौकरी के लिए। अगर नौकरी हो लेकिन गया, आर्मी अग्निवीर नौकरी नहीं है, उस सेवा है। सेवा है, ठीक है, हम समझ रहे हैं, सेवा है। सबसे ज़्यादा युवा अगर कोई पसंद करता है तो आर्मी को करता है। आर्मी के अलावा अगर अदर डिपार्टमेंट में जाता है तो सबसे ज़्यादा आर्मी में ही जाता है। आप इस बात को मानिए, आप भले कुछ भी कहिए, आर्मी इतना अच्छा। आर्मी का जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जो लड़का दौड़ निकाला, मेडिकल हुआ, उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, किसी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, इस पर आप क्या कहिएगा? आर्मी का जो बहाली कोरोना के वजह से, वही बात ना कर रहे हैं, कोरोना की वजह से टाइम में हुआ था, उस समय दौड़ निकाला, मेडिकल हुआ, कोरोना के वजह से जो बहाली पेंडिंग रह गया, तक नहीं आया। कोरोना के वजह से जो बहाली पेंडिंग रह गया, बच्चे लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किए, सुप्रीम कोर्ट भी बच्चा के पक्ष में फैसला नहीं दिया। तो मान लेना चाहिए कि इस तो वहाँ केस की जरूरत ही क्यों आई? अगर बच्चे क्वालिफाई कर गए तो उनको तो नौकरी लगनी चाहिए। परीक्षा नहीं हुआ, लेटर नहीं आया, परीक्षा नहीं हुआ था, कोर्स वाला का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, आप क्या बोलिएगा? तो बच्चे लोग को ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, उसके पहले अग्निवीर योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो गया था। और अगर बहाली ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था। और अगर ऐसा है तो आज भी सरकार चाहे तो उन बच्चों को नौकरी में ले अब सकती है। कुछ नहीं होने वाला है, जो बीत गया 2021 की बात है, 21-22 की, अब तो 24 चल रहा है ना, अब तो चुनाव आएगा, फिर सरकार बनेगा, उसको भूल गया, कोई नहीं उसको याद करेगा दोबारा। जो जिस लड़का का अगर आखिरी एज था, लास्ट उसका अगर ऑप्शन था जो हाँ हम इस बार हो जाएंगे सेलेक्ट होने के बाद अगर वो ट्रेनिंग पर नहीं गया, उसके घर वाले से जाकर एक बार पूछिए उसका क्या हाल है। चलिए, अभी वर्तमान में शिक्षक बहाली हुआ है, सेम अग्निवीर से हम उस मुद्दे को कनेक्ट करते हैं। बीएड के अभ्यर्थी को प्राइमरी शिक्षा से बाहर किया गया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं। बहुत बच्चों का रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग तो नहीं हुआ। वहाँ तो बीएड और डीएड तो किया गया है ना, कि जो बीएड किए हैं वो आगे के लिए हैं और डीएड तो जो है सरकार 2009 में जो कानून आया था आरटीई, उसमें प्रावधानित था कि बीएड प्राइमरी में जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बीएड प्राइमरी में नहीं जाएगा। बच्चा हम लोग स्वीकार कर लिया, हम भी बीएड अभ्यर्थी है। तो अग्निवीर योजना का भी वैसे ही हुआ, आप लोग परीक्षा दिए, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। और फेडरल स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, लोकतंत्र की रक्षा कोर्ट कर दिया। बात कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दा जाता ही क्यों है? अगर बहाली करनी है तो पहले ही क्लियर कर देना कि बीएड वाले को 6 to 12 का भरना है और डीएड वाले को उससे नीचे भरना है। तो अगर ये चीज़ अगर पहले ही क्लियर रहती तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाती ही नहीं। तो ये गड़बड़ी कांग्रेस सरकार में 2009 में जो आरटी एक्ट आया, उस समय हम नहीं थे ना, उसके बाद बहाली होते गया, बीएड के सारे लोग अभी काम कर रहे हैं। कोर्ट में केस गया, राजस्थान सरकार जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उसने क्या किया कि वहाँ के बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया अपने यहाँ राज्य के बहाली से। बस वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के अभ्यर्थियों का तहस नहस कर दिया। वैसे ही अग्निवीर योजना में संविधान है, संविधान के तहत सुनवाई हुआ, अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला नहीं गया, तो सरकार को इस पर इस पर विचार कर सकती है। ये बात नहीं लिखा हुआ है जे ज्वाइनिंग लेटर नहीं देना है किसी बंदा का। हाँ, तो एक कोर्ट संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें लिखा हो जो आपका सब प्रोसेस, कोई भी फॉर्म निकलता है चाहे एम्प्लॉई होता है, उसके लिए सब कंडीशन दिया रहता है, जो पहले आपका ये होगा, सब चीज़ उसमें फुल मगर कंडीशन रहता है। उसके बाद सब प्रोसेस होने के बाद अगर लड़का का ज्वाइनिंग नहीं मिला, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? किसी भी बहाली के नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि इस भर्ती प्रक्रिया को, लिखा रहता है कब तक भर्ती में आपको जाने के दौरान कोई दुर्घटना हो उसका जिम्मेवार स्वयं अभ्यर्थी होगा, मगर ये भी लिखा रहता है, ये भी रहता है उसमें जब भर्ती होने के बाद जब तक वो बंदा चयनित नहीं हो जाता है, जब चयनित हो जाता है उसको कैंसिल करना कभी भी नहीं कैंसिल हो सकता है। अभी आप देखिए कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश 2016 का बहाली शिक्षक का 25,000
कोर्ट ने रद्द कर दिया कि नहीं? 8 साल हो गए थे ज्वाइनिंग किए हुए, रद्द कर बहुत दिया। सारे लड़का केस लड़ के उसको अपना पैरामिलिट्री अभी में अभी आपने बताया था कि अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती है, तो क्या ये चीज़ सही है? अगर सांसद 5 बार जीतते हैं तो उनको 5 बार का पेंशन मिलता है, लेकिन अग्निवीर को पेंशन नहीं मिल रही। क्या इस चीज़ को अगर कटौती सांसद की तरफ से कटौती करके अगर अग्निवीर को फंड में दिया जाए तो क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? चलिए, जहाँ तक रहा अग्निवीर योजना का, तो थोड़ा सा उस योजना के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, युवा नाराज होंगे, इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। 23 लाख रुपया आपको 4 साल में मिलेगा, 11 लाख सैलरी के रूप में और 11 लाख जो आपका कटेगा वो। और उसके बाद है कि अगर आप नौकरी पीरियड में शहीद होते हैं तो 48 लाख रुपया मिलेगा, और 44 लाख रुपये का इंश्योरेंस होगा जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा। तो और जहाँ तक नेता और विधायक का बात रहा, तो 5 बार जीते हैं तो 5 बार फुल पेंशन नहीं मिलता है। पहली बार अगर जीते हैं तो उसी में जोड़ के थोड़ा सा बढ़ा के कुछ परसेंट बढ़ा के 5 बार वाला का थोड़ा बढ़ा के दिया जाता है। तो इसमें भी है कि 4 में 1 अभ्यर्थी का नौकरी परमानेंट होगा, नियम है। 25% अभ्यर्थी यानी 100 में 25। तो उनको तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा ना जी? अगर नहीं। एक बार एग्जाम हो गया, चयन हो गया, तो फिर दोबारा एग्जाम क्यों? फिजिकली सिर्फ फिट रहना है, आगे कोई एग्जाम नहीं देना है, प्रावधानित है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।